गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम वेलकम टू माय क्लास ग्रामर विद मयंक सर। और कल हमने वर्ब्स का बेसिक सीखा। अभी तक 2 क्लासेस वर्ब्स के हुए हैं, जिसमें आपने वर्ब्स के दायरे को समझा है। उसके बाद वर्ब्स के 2 काइंड्स को, जिसमें प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स को बेसिक तौर पे समझाया है, राइट। अब हम लोग वर्ब्स में आगे बढ़ें उससे पहले वर्ब्स को समझने के लिए जिन 2 टर्म्स का सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा आवश्यकता, सबसे अधिक नीड जिसकी होगी, हमें वो पढ़ना है आज, ठीक है। और ये जो 2 टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स यहां प्लस कैसे करेंगे? ओ ओ ओके, नोट, ओके। तो जो 2 टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये 2 चीजें हम लोग, 2 टर्म्स आज सीखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे पहला सब्जेक्ट से। अंडरस्टूड? सब्जेक्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सबसे पहले, ठीक, आमतौर पे सभी बच्चे ये जानते हैं कि भाई नाउन और प्रोनाउन, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं दोनों, यही आमतौर पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, राइट। हालांकि ये भी इनकम्प्लीट है, बट शुरू में बेसिक समझने के लिए इतना काफी है कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। बहरहाल, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले अ वर्ड जिसमें क्या क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन, ओके, ठीक। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होगा। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अबाउट विच, अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ओह सॉरी, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, राइट। तो एक शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ऐसे शब्द या शब्दों के समूह को हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। बहुत आसान है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि वर्ड कौन कौन सा है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्या है, ये देखते हैं। जैसे अ बॉय इज प्लेइंग, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा, राम इज स्टडीइंग इन हिज रूम, ठीक। थर्ड, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ठीक। और चौथा, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। ये 4 सेंटेंसेस हम लिख के चलते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे डेफिनेशन से क्या क्या मैच करता है यहां पे, ठीक। उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट्स को समझेंगे, ठीक। अब पहला लिखा है अ वर्ड विच इज नाउन और प्रोनाउन।
तो अब इसमें देखेंगे कि एक वर्ड वाला शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये देखेंगे। तो एक शब्द वाला कौन सा है? एक तो राम है जो कि नाउन है, ये तो क्लियर है, ये नाउन है, ठीक। और दूसरा यू है, यू जो कि प्रोनाउन है। तो इन दो सेंटेंसेस में हम देखेंगे राम और यू, ये सिंगल सिंगल वर्ड है जिसके बारे में ये सारी बात कही जा रही है। राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज स्टडिंग इन हिज रूम। और यू के बारे में क्या कहा जा रहा है? आर अ गुड बॉय। ठीक, ये दो शब्द हैं, एक नाउन है, प्रोनाउन है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अब हम आते हैं अ बॉय पे। देखिए ये दो वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड नहीं है। पिछली क्लास में हमने कहा था कि जब दो वर्ड एक साथ जुड़ते हैं और उनका एक कंबाइंड मीनिंग आता है तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं, राइट। तो ये एक फ्रेज है। और यहां पे ऑल द बॉयज, ये तीनों शब्द मिलके एक नाउन बनाते हैं, इसको हम फ्रेजल नाउन कहते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं अ बॉय, इसके बारे में क्या कहा गया? इज प्लेइंग और एंड ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। इन दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो सिंगल वर्ड नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। अब हम फिर से पूरे डेफिनेशन को समझते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन हो, या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, शब्दों का एक समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जितनी चीजें, आमतौर पे क्या होता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की शुरुआत में होता है आमतौर पर। ये भी कई बच्चे कहते हैं कि सर सेंटेंस की शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ हद तक ये भी सही है। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो आता है वो है प्रेडिकेट, ठीक है ना, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? अब हम लोग अगले उसमें समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। वॉट इज टोल्ड, वॉट एवर, जो भी, ठीक है ना, वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट is called, about the subject is called predicate। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाए, जो भी बोला जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पिछला पेज देखें, अ बॉय सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी उसके बारे में जो भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया है। इज प्लेइंग प्रेडिकेट, इसमें राम सब्जेक्ट, बाकी ये सारा प्रेडिकेट। यू सब्जेक्ट, आर अ गुड बॉय प्रेडिकेट। और उसी तरह से ऑल द बॉयज सब्जेक्ट, तो आर प्लेइंग प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना जी। ये बहुत इजी है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि सब्जेक्ट को पता कैसे करें, कई बच्चे पूछते हैं सर सब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे। अगर सब्जेक्ट को पता करना है, अगर सब्जेक्ट को पता करने के लिए, सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हम मालूम करने के लिए दो सवाल करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? सबसे पहले आप वर्ब को उठा लीजिए। वर्ब मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, वर्ब मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है सेंटेंस में, उसको पकड़ लीजिए कि भाई ये सेंटेंस का वर्ब है, ठीक है ना। और उस वर्ब के आगे, उसके आगे लगाइए हु, यानी कि कौन, और लगाइए
व्हाट, यानी कि लगाइए क्या। ठीक है ना। अगर आप ये दो सवाल लगा देते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस बनाया, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया, ऑल द बिल्डिंग्स वर पेंटेड। दो सेंटेंस हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा, ऑल द बिल्डिंग्स वेयर पेंटेड। ठीक है ना। अब यहां पे हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस का वर्ब क्या है, प्लेइंग, और दूसरे सेंटेंस का वर्ब क्या है, वर। ठीक है, ओके। लेकिन पेंटेड भी वर्ब का एक हिस्सा है, यहां पे फ्रेजल वर्ब है। तो अब इसको हम समझते हैं। पेंट के सामने अगर हम लगाते हैं व्हाट, किसको पेंट किया गया, तो आंसर क्या आता है, ऑल द बिल्डिंग्स। जब हम पूछते हैं पेंट के सामने किसको पेंट किया गया, जब हमने पूछा ना क्या पेंट किया गया, राइट। अगर आप पूछे कि भैया क्या पेंट किया गया, तो आंसर क्या मिलता है, ऑल द बिल्डिंग्स। और यहां पे पूछा जाता है हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो आंसर क्या आता है, अ बॉय इज प्लेइंग। तो उसी हिसाब से हु का आंसर जो मिल रहा है और व्हाट का आंसर जो मिल रहा है, यही दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, यहां पे, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड। अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, यहां पे वर्ब क्या है, मूविंग, चलना। अब वहां पे आप क्वेश्चन लगा दीजिए हु या व्हाट, तो हु का आंसर तो यहां मिलेगा नहीं, कौन तो है नहीं, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हमको व्हाट लगाना पड़ेगा। तो हमने पूछा व्हाट इज मूविंग, तो व्हाट का आंसर हमें क्या मिलता है, व्हाट का आंसर मिलता है अ कार। तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो अ कार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्लियर हो जाता है कि भाई क्या। अब एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कंप्लीट दिस वर्क टुडे, कंप्लीट दिस वर्क टुडे। ठीक है ना, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं गो, और तीसरा सेंटेंस लिखता हूं शट द डोर। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं। ये तीनों सेंटेंस कैसे सेंटेंस हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। याद रखिएगा, ये कैसे सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब यहां पे किसी चीज पर जोर डाला जा रहा है। इंपरेटिव का मतलब किसी चीज पे, किसी विषय पे जोर दिया जा रहा है इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना। और इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत यह होती है, कभी कभी उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, खोया हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, हिडन सब्जेक्ट। ठीक है ना, हिडन सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे में हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो आम तौर पे क्या होता है, यू होता है, यू। इसका सब्जेक्ट यू होता है। देखिए, कंप्लीट द वर्क टुडे, अगर हम किसी को बोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस पर, तो हम क्या, किसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं जो सामने है, यू शुड कंप्लीट। अगर मैं किसी को बोलता हूं गो, तो गो का मतलब तुम जाओ। अगर मैं बोलता हूं शट द डोर, तो मैं किसी को पॉइंट आउट करके ही बोलूंगा शट द डोर। तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो यू हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है और हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, और वो है
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं, जो भी काम को करता है वही करता है सेंटेंस का। लेकिन सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ब को आप लोग सब जानते हैं, क्रिया कहते हैं। तो कर्ता क्रिया को करने वाला है, और उस करने पर जिस पर असर हो रहा है, कर्ता ने कोई काम किया, कोई क्रिया किया, उसका असर जिस पे होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट के काम का असर जो भी नाउन या प्रोनाउन रिसीव करता है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के काम का असर जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको याद रखिएगा, द नाउन और प्रोनाउन, या इसको ऐसे कहें, नाउन और प्रोनाउन कहने से अच्छा, जैसे पहला डेफिनेशन हमने लिखा था, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that receive the action of the verb is called object। आप लोग सब अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, कॉपीज में इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे। कभी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक डेफिनेशंस का सवाल होगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा शब्द, अब ये शब्द भी क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन, जैसे पहले में था नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। ओके, नाउन या प्रोनाउन, और या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्दों का समूह जो रिसीव करता है किसको? एक्शन ऑफ द वर्ब को, एक्शन ऑफ द वर्ब को रिसीव करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजू इज ईटिंग मैंगो, सपोज, है ना। और दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, राजू इज बीटिंग ऑल द बॉयज, सपोज। ये दो सेंटेंस है। अब यहां पे वर्ब क्या है? ये है। वर्ब को करने वाला कौन है? आप जानते ही हैं, ये, ठीक है ना। तो वर्ब क्या? ईटिंग और बीटिंग। अब इसके सामने हु लगा दीजिएगा तो आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट मिल गया राजू, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में हम राजू को हटा के यहां पे लिख देते हैं द टीचर, ठीक है ना, सपोज द टीचर। ओके, तो यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, राजू और द टीचर। और काम क्या कर रहे हैं? ईटिंग एंड बीटिंग का। और उस काम को रिसीव कौन कर रहा है? उस पर असर किस पे हो रहा है उस काम का, ये हमको देखना है। तो राजू जो खाने का काम कर रहा है उसका असर हो रहा है मैंगो पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और टीचर साहब जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो किसको पीट रहे हैं? ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो दो सवाल करने हैं। पहला, वर्ब ढूंढिए और वर्ब से पूछिए हु, हुम या व्हाट, ठीक है ना। हुम या व्हाट, ये दो सवाल आप पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये दोनों सवालों से आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, हु और व्हाट पूछना है वर्ब के आगे लगा के। वर्ब के आगे लगाएंगे हु और व्हाट तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और वर्ब के पीछे लगाइएगा हुम, यानी कि किसको,
किसको और क्या, तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहां वर्ब के पीछे लगाएंगे क्या, राजू खा रहा है क्या, तो मैंगो। टीचर पीट रहे हैं किसको, तो ऑल द बॉयज। यहां आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ओके, अब यहां पे एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज। 2 एग्जाम्पल दूंगा और उससे हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। देखते हैं क्या है वो टॉपिक। ठीक है, मेरा नाम है मयंक, ठीक है ना। तो मयंक सर टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है ना। और यहां है रमेश गेव मी अ बुक। ये 2 सेंटेंसेस हैं। ओके, बहुत ही आसान 2 सेंटेंसेस। अब हम यहां ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, और इस 2 सेंटेंसेस से हम लोग एक नई चीज सीखेंगे। देखते हैं, सब्जेक्ट हमको मिल चुका है, वर्ब हमारा क्लियर है, यहां पे टीचर्स और यहां पे गेव, ये दोनों वर्ब हैं। अब इस वर्ब के आगे लगाएंगे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे whom। ठीक, व्हाट और whom। तो व्हाट और whom का आंसर हम ढूंढेंगे। पहला तो टीचर्स, यानी कि पढ़ाते हैं क्या, क्या पढ़ाते हैं, तो यहां पे आपका आंसर मिलता है इंग्लिश। और किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, यहां पे अस। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में रमेश ने दिया, क्या दिया, क्या दिया, अ बुक दिया, एक किताब। और किसको दिया, मी, मुझे दिया। ठीक है ना। तो आपको दोनों के आंसर मिल जाते हैं। जो हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको 2 सवाल करने होते हैं, व्हाट और whom। यहां पे हमको दोनों के आंसर मिल रहे हैं, यानी कि दोनों सेंटेंसेस में 2-2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, द रिसीवर ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं ना, इनमें से जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिस चीज को रिसीव कर रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब आप बताइए कि इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो रिसीव कर रहा है। तो यहां पर रिसीव करने वाले कौन है, अस और मी। ये दोनों, यानी कि whom का जवाब जिससे मिलेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिसको रिसीव कर रहा है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल। ओके, तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। और ऐसा वर्ब जिसके साथ डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट लगे हों, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, डाइट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, हमने कल भी आपको कहा था कि वर्ब 3 तरह के होते हैं, इंट्रांजिटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और डाइट्रांजिटिव जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होना चाहिए और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और यही हमारा आखिरी टॉपिक है आज। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए मयंक सर के साथ, इंग्लिश विद इन करियर एंड कंपटीशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। रिवाइज इट एंड कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू वेरी मच।